नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में दोस्त हम बात करने वाले हैं भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दोस्त ये जो हमारा पेपर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद आंसर दोस्त आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। बने रहना एंड तक। इस चैप्टर के दोस्त मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इनकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्त कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर मैंने पब्लिक पॉलिसी का मैंने आपको समझा रखा है। दोस्त मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन वाला यानी विकेंद्रीकरण वाला चैप्टर भी समझा रखा है। तो कुछ चैप्टर की दोस्तों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है। चलिए दोस्त इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे क्वेश्चंस को मैं आपको ब्रीफली में समझा दूंगा और जो मुझे लगता है कि ये चैप्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मैं डीपली वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्त हमारे पास अभी 3-4 दिन का टाइम बचा हुआ है, मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से करवा दूंगा, टेंशन मत लेना दोस्त। अभी दोस्त मैं कुछ 6 सेमेस्टर वाले बच्चों की प्रिपरेशन करवा रहा था यार, मैं अकेला हूँ और सबकी प्रिपरेशन अकेला ही करवाना होता है यार, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखा कीजिएगा। वीडियो के अलावा दोस्तों कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को, जस्ट एक बार नोट्स से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स से पढ़ लोगे तो वर्ड्स आपके माइंड में आ जाएंगे, वीडियो देख लोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वर्ड्स माइंड में हो, कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर में आग लगा के आ जाएगा दोस्तों, गारंटी में देता हूँ। चलिए दोस्त क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि इस वीडियो में दोस्त हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4th का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक हमारा पेपर है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा ये सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से घूमे होते हैं, बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं। बट जैसा आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए। दोस्तों आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी टेंशन मत लेना। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी स्ट्रैटेजी है पहले आपको वो मैं शेयर कर देता हूँ। आज जो 26 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ और 30 तारीख को आपका इसका पेपर है। हमारे पास टोटल 4 दिन है। आज इस दिन दोस्त, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 26 तारीख है, और आज मैं आपको वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके जो आंसर्स है वो ब्रीफली में समझा दूंगा, जिससे कि आपको टॉपिक का जो फंडामेंटल है आपको वो समझ में आ जाएगा। दोस्त इस टाइम मैं अकेला हूँ और 4th 6th सेमेस्टर सबकी प्रिपरेशन अकेला करवा रहा हूँ, चाहे प्रोग्राम हो या ऑनर्स हो, इसलिए दोस्त वीडियो थोड़ी लेट आती है, बट वेट जरूर कीजिएगा, धमाकेदार आती है। चलिए दोस्तों हम क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट सभी के पास होता है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, भारत में सार्वजनिक नीति और प्रशासन। तो मैं दोस्तों आज आपको यानी कह सकता हूँ पूरा फंडामेंटल समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा होगा दोस्त, जो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसयूएल के बुक्स के पीछे भी दिए हुए हैं और चैप्टर्स के अंदर से भी कुछ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन निकाल कर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जो कि रिपीट होते रहते हैं ये एवरी ईयर। तो यही क्वेश्चन आपको सिंपल करके जाना, आपका चैप्टर भी इनसे कवर हो जाएगा और ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं जो आपकी स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सार्वजनिक नीति क्या है और लोक नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्त जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में कवर किया गया, यानी कि आप चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो चैप्टर 1 के अंदर हमें यही पढ़ाया गया है, यानी कि लोक नीति है क्या। देखो सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा जनता के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है दैट इज नॉन पब्लिक पॉलिसी। आखिर पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसको मैंने अपनी फर्स्ट चैप्टर के अंदर डीपली समझा रखा है, जिसके अंदर दोस्त मैंने पब्लिक पॉलिसी की विशेषता यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कवर हो गया। उसके अंदर पब्लिक पॉलिसी की टाइप्स यानी कि प्रकार, पब्लिक पॉलिसी की मॉडल्स ये मैंने उसमें कवर करवा दिया है। ये दोस्त आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मेरी इस वाले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया। अभी तक दोस्तों इस वाले वीडियो को लगभग 34,000 लोगों ने देख लिया है। आई होप इसको आपने भी देख लिया होगा। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर को देखने के बाद आपके जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, ये 3 आपको अच्छे समझ में आएंगे। और इसके अंदर नीति प्रक्रिया दोस्त ये 4th क्वेश्चन जो है, ये चारों क्वेश्चन इसके अंदर मैंने समझा दिया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें जो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है वो जनता पे दोस्त वो डायरेक्ट लागू नहीं होता, इससे पहले काफ़ी सारे उस पर डिस्कशन होता है, उस पार्लियामेंट में जाता है, उसको पास करने के लिए काफ़ी प्रोसीजर जैसे कमिटीज़ बैठती है, उसमें एवोल्यूशन किया जाता है, चेकअप की ये किया जाता है कि वो कानून जनता के लिए बनाया गया है, जनता पे लागू होने के बाद उसका परिणाम नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा। इन सभी चीज़ों का दोस्त जब एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन कर लिया जाता है, फाइनली उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वही कानून जो कि नीति होता है वो बाद में जब पास हो जाता है या राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, दोनों हाउसेस संसद के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसों से पास होने के बाद तो दोस्त वो एक कानून बन जाता है। उसको नीति जब तक कहा जाएगा जब तक समझ लो कि वो जब तक उस पर जनता के लिए डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अब दोस्त इस पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी है
वह नीति निर्माण में हमारी जो अलग अलग संस्थाएं होती है उनकी क्या भूमिका है। आपको तो समालोचनात्मक परीक्षण करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको इसके अंदर नीति निर्माण को डिफाइन करना होगा, उनकी संस्थाओं को, है ना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो पब्लिक पॉलिसी को बनाते हैं, और लास्ट में आपको क्रिटिसाइज भी करना होगा। ये आपको क्वेश्चन में ही कह दिया गया है। तो इसके लिए दोस्त मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सारे पॉइंट्स है। देखो आंसर को थोड़ा पॉइंट्स में थोड़ा ये लर्न कर लेना तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक देखो मॉडल्स वगैरह मैंने आपको समझा दिया है, तो इन टॉपिक को मैं स्किप करता हूँ ताकि आप उस चैप्टर में देख के इनको समझ लेना। दोस्त इन पर हम टाइम जाए अपना नहीं करते। हम समझते हैं दोस्तों मेनली अब वो इंस्टीट्यूशंस, यानी कि रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि अलग अलग जो संस्थाएं होते हैं उनका क्या रोल होता है नीति को बनाने में। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेनली जो एक पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को, या एक दोस्तों आप कह सकते हो कि जो भी नीति होगी उस नीति को इन 5 स्टेप से मेनली, है ना, ये 4 ये हो गया हमारा और एक ये हो गया हमारा, तो इन 5 स्टेप से गुजरना होता है। पहला होता है कार्यपालिका से। अब ये कार्यपालिका का मतलब क्या होता है दोस्त? एग्जीक्यूटिव। और इस एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? काम करने वाली या कानून को बनाने वाली ऐसा स्ट्रक्चर जो संसद के अंदर कानून को पेश करती है, जो कानून बनाना है, उसी को दोस्त मेनली पॉलिसी कहा जाता है। ऐसा इसलिए, या जो पॉलिसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता के लिए बनाया जा रहा है, और बना कौन रहा है? जिसको जनता ने चुना है, यानी कि गवर्नमेंट ने। इसलिए दोस्त इसको क्या कहा जाता है? पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। और कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंदर मेनली सरकार आते हैं। और सरकार किसको कहा जाता है? सरकार कहा जाता है भारत के अंदर पीएम, प्रधानमंत्री को, एंड प्रधानमंत्री के पूरे मंत्री, यानी कि कह सकते हो आप मंत्री परिषद भी इसमें ज्वाइन होते हैं। लेकिन जो मेनली जो मंत्री होते हैं यार, वो हमारे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल उसे कहा जाता है जो मोदी जी के बिल्कुल करीबी मंत्री हैं, मान लो आप। तो प्रधानमंत्री के जो बिल्कुल करीबी मंत्री होते हैं ये दोस्तों 15 से 20 मेंबर ही होते हैं, इसलिए बहुत कम इनकी क्वांटिटी होती है, बट ये काफ़ी खास होते हैं। जब भी कोई कानून बनता है तो पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, दोस्त इसको इंग्लिश में कैबिनेट मीटिंग कहा जाता है, कैबिनेट के साथ पहले मीटिंग होती है, देन उसको यानी कि मंत्रिपरिषद के पास लेके जाया जाता है, फिर उसको दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक में भी पेश उसको किया जाता है। देन जब जो दोस्त पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, जब ये पास हो जाता है तो फाइनली दोस्त ये जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए, फिर दोस्त उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहला स्टेप, यानी कि जो पहला जो संस्था है हमारे कानून बनाने में, वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि सरकार जो कानून को पेश करती है, कहाँ पे? संसद के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नीति निर्माण में विधायकों की भूमिका। अब ये विधायक कौन है दोस्त? ये विधायक वो है जिनको हम एमपी भी कहते हैं, जिनको दोस्तों हम अपना एमएलए भी कहते हैं। एमएलए एक स्टेट के अंदर पर्टिकुलर कानून बनाने का काम करते हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, अलग अलग स्टेट के अंदर। बट ये दोस्त ये जो एमपी होते हैं ये पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, क्योंकि एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और एमएलए जो होते हैं वो किसी एक स्टेट के लिए होते हैं, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बना रहे होते हैं। बट दोस्त दोनों का काम एक ही होता है कि वो कानून बनाने का ही काम करते हैं। इसलिए जो नीति निर्माण करने में जो मेन भूमिका होती है वो विधायकों की हुई होती है। जैसे कि दोस्त मान लो जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के अंदर एमपी के द्वारा चर्चा की जाती है। अब कोई भी प्रपोजल है, मान लो दोस्तों ऐसा कोई बिल जिसके ऊपर डिस्कशन होना है, जैसे कि अभी हम दोस्तों हाल फिलहाल में देखें तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होना है, तो वो डिस्कशन अगर लोकसभा में होता है तो वो एमपी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा डिस्कशन होगा, जिनको दोस्तों हम सांसद कहा जाता है। ये सांसद भारत के सभी एरिया से चुने जाते हैं। टोटल दोस्तों 545 सांसद हैं। क्लियर है? तो यही एमपी लोकसभा में, यही एमपी दोस्तों राज्यसभा में भी होते हैं अलग अलग। ठीक है। और दोस्तों अगर राज्य की बात करते हैं तो एमएलए होते हैं राज्य के अंदर। तो इस तरीके से एमपी एमएलए के द्वारा विधायिका के अंदर, कहाँ पे? विधायिका। विधायिका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव के अंदर। तो ये कार्यपालिका जो होते हैं ये विधायिका के अंदर, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव के अंदर क्या करते हैं? कानून को पेश करते हैं। और जब कानून को ये पेश कर दिया जाता है, उस पर फाइनली डिस्कशन, जितने भी जो डिस्कशन होने, जब ये डिस्कशन हो जाता है, जब ये कानून पास होने के दोस्तों कगार पे आ जाता है, तो अब बारी आती है हमारी न्यायपालिका की, यानी कि जुडिशरी की। न्यायपालिका का काम होता है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि जो कानून संसद के द्वारा बनाया जा रहा है, क्या ये कानून भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ
तो देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी, ये कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यानी कि देश के संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल रिव्यू। अब जब न्यायपालिका ये चेक कर लेगी, फाइनली मान लो सब सही है, तो उसके बाद दोस्तों मेन जो रोल होता है उसके अंदर, हमने दोस्तों तो मोटा मोटी हमने बस ये देख लिया ऊपर ऊपर से, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये दो सरकार के अंग है, तो ये तीनों के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। बट दो ऐसे बॉडी, दो जो दिखते तो नहीं है बट इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले है इनका कंट्रीब्यूशन में, वो है नौकरशाही। नौकरशाही दो, जैसे आईएएस वगैरह हम कहते हैं नहीं, आईएएस वगैरह हमारे हो गए, आईपीएस वगैरह हो गए दोस्त, जैसे कि जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर हम जब भी बात कर रहे होते हैं, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हो गए, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी हो गए, तो वो सभी अधिकारी जो प्रशासन को चलाने में हेल्प करते हैं, वो नीतियों को बनाने के लिए दोस्तों विश्लेषण करते हैं, क्योंकि बिना सरकारी अधिकारियों के दोस्त कोई भी नीति बन ही नहीं सकती। ये सरकारी अधिकारी जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं और इनको ये पता होता है कि मेनली प्रॉब्लम किस चीज़ पे है, तो उस पर एनालाइज करना, फाइनली उसको एवोल्यूशन करना, क्रिटिसाइज करके अपोज करना, कंक्लूजन निकाल के इम्प्लीमेंट करना, सभी चीज़ ये दोस्त नौकरशाही ही करते हैं भारत के अंदर। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज दोस्त नॉन परमानेंट है, यानी कि ये 5 साल के लिए आई है, 5 साल के बाद आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं है। बट नौकरशाही दोस्त ये एक फिक्स टर्म के लिए आई है। जैसे मान लो दोस्त इनकी जो रिटायरमेंट की एज है, मान लो दोस्तों वो 65 है, तो 65 से पहले इनको कोई हटा ही नहीं सकता। अब वो बात अलग है दोस्त, अगर ये संविधान का उल्लंघन कर देते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेंस करते हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। बट मेनली जो है हमें ये समझना है कि ये एक परमानेंट होती है। अगर दोस्त आपने पढ़ा हो तो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, तो ये जो कार्यपालिका है वो अस्थायी है, ये हट सकती है, 5 साल में चेंज भी हो सकती है अगर इसने काम सही नहीं किया तो। बट दोस्त ये जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी, ये क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, यानी कि स्थायी कार्यपालिका होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नीति निर्माण में हित समूह की भूमिका। यानी कि दोस्त जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो पब्लिक पॉलिसी ऐसे ही नहीं बन जाती, पॉलिसी को बनाने में दोस्त अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जैसे कि मान लो दोस्तों कोई एक एनजीओ है या कोई एक सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह है, या कोई एक ऐसा संगठन है जो समाज के पर्टिकुलर एक वर्ग, मान लो कि आदिवासी लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है, तो वो आदिवासी लोगों के लिए उनके अधिकारों के लिए दोस्त, उनके रिजर्वेशन देने के लिए, है ना, या उनके संरक्षण के लिए, या उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी संस्कृति के लिए, जब अगर सरकार से वो कोई कानून बनाना चाहता है, तो ये आदिवासी को रिप्रेजेंट, आदिवासी का एक ऐसा नेता होगा या उनका एक ऐसा पूरा समूह होगा जो ये सरकार पे दबाव डाल सकेगा पॉलिसी बनाने के लिए। तो इसलिए तो जब ये सरकार पे दबाव डालते हैं तो सरकार फाइनली संसद के अंदर कानून बनाने पे सहमत हो जाती है। तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा दोस्तों मांग की जाती है, तो सरकार के ऊपर उसका दबाव पड़ता है, प्रेशर होता है, तब जाके फाइनली कानून बनता भी है। ठीक है दोस्तों, मेनली हमारा ये जो क्वेश्चन था ये है। मैं जो चीज़ों को सोच रहा हूँ मैं पहले आपको हल्के में समझा दूँ, देन मैं डीपली आपको समझा दूँ। ठीक है, ऐसे आपको जो भी मैं बता रहा हूँ सही से समझ। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो है नीति चक्र क्या है, भारत में नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको व्याख्या करना आपको। देखो नीति चक्र और जो प्रक्रिया प्रोसेस यानी कि जो पॉलिसी प्रोसेस है बोथ हर सेम, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। नीति चक्र का मतलब होता है कि किन किन स्टेजेस से को देखते हुए हम कोई भी एक पॉलिसी को बनाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों जो बच्चे हैं वो प्लीज़ इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं दोस्तों वो इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर दोस्त हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम किस पे पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, और उस पॉलिसी को जो हम बनाने जा रहे हैं दोस्त अब उसको हमें यानी कि संसद में अपने सदनों में पास करवाना होता है, जिससे हमें उसकी वैलिडिटी यानी कि लेजिटिमेसी मिल जाती है। फाइनली दोस्त फिर जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। अब इम्प्लीमेंट होने के बाद ही दोस्तों पता चल पाता है कि ये सही है या गलत है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा या पॉजिटिव पड़ा। फाइनली दोस्त इसका एवोल्यूशन हम कर पाते हैं। तो जो भी नीति बनती है उसका टोटली उत्तरदायित्व भी जो होता है दोस्तों उन अधिकारियों पे होना चाहिए जो इस पॉलिसी को बना रहे हैं। कभी पॉलिसी में कोई भी ऐसी गड़बड़ी होती है तो जो पॉलिसी बनाता है तो उसको पकड़ा जाता है। तो इसलिए पॉलिसी को हमेशा इस तरीके से बनाई जाती है दोस्त, ताकि इतिहास के अंदर या आने वाले फ्यूचर के अंदर जनता को कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 73rd
संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में विकेंद्रीकरण के अध्ययन के अलग अलग दृष्टिकोण है, ये बताना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। अगर आप देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही चैप्टर से आया हमारा, वो है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोस्तों ये जो डिसेंट्रलाइजेशन वाला हमारा चैप्टर है वो अगर आप करते हो तो आपके तीनों क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएंगे। तो अगर आपको मैं पहले बताऊं विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है 73rd संशोधन के अंदर, देखो भारत के अंदर पहले कोई पंचायती राज सिस्टम नहीं हुआ करता। तो पंचायती राज सिस्टम की दोस्तों भारत के अंदर शुरुआत की गई थी 1992 में दोस्तों, इसको पास किया गया और 1993 के अंदर जाके फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर देगा पूरे भारत के अंदर दोस्त, ठीक है, एंड अप्रैल के मंथ में। अगर देखा जाए तो भारत में 3 टायर सिस्टम है, जैसे कि तो सबसे नीचे गांव के अंदर विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। अगर देखोगे आप तो भारत के अंदर 73rd अमेंडमेंट के बाद यानी कि 73वें संशोधन के बाद ही पूरे भारत में कंपलसरी कर दिया गया कि सभी गाँव के अंदर पंचायती व्यवस्था होगी। और 74th अनुच्छेद के तहत जो शहरी इलाके हैं यानी कि वहाँ पे दोस्त ये कंपलसरी कर दिया कि वहाँ पे नगर पालिका नगर निगम का सिस्टम कर दिया गया। तो इस तरीके से पूरे भारत के अंदर ये संवैधानिक संशोधन करके ये कंपलसरी किया गया। तो भारत के अंदर दोस्त गाँव के अंदर लोग रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम वो खुद अपने आप समझ सकते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर मैंने ये ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आखिर 73rd अमेंडमेंट क्या था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद ये पंचायती राज सिस्टम क्या है। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरी आप इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, इसकी भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे, देखो ये कोई भी चीज़ आप याद कर रहे हो समझ रहे हो तो बस इतना याद रखना दोस्त, चीज़ों को आप बना के लिख सकते हो, लेकिन जो थिंकर्स के अलग अलग जो कोटेशन बीच में आते हैं आपको वो लर्न करना होगा, या कहीं पे कोई आंकड़ा कोई डेटा आता है तो आपको वो समझ, जैसे कि मान लो दोस्त जो हमारा ये पंचायती राज है उसके अंदर महिलाओं को 33% जो सीट है वो रिजर्व किया गया है। तो बस ऐसे आंकड़ा आपको याद करना है, तब जाकर दोस्तों भारत के अंदर म्यूनसिपैलिटी और गाँव के अंदर पंचायत की व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था दोस्त, देखोगे आप डिसेंट्रलाइजेशन का, वो क्या था, इसके अलग अलग दृष्टिकोण बताना है हमें, ठीक है, यानी कि अप्रोचेस बताना है हमें डिसेंट्रलाइजेशन के इंडिया के अंदर कौन कौन से अप्रोचेस हैं। तो हम पहला अप्रोच की बात करें तो सिद्धांतगत दृष्टिकोण है, यानी कि ऐसा दृष्टिकोण जो कि डॉक्ट्रिनियल, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स पे जोर देना जो भारत के अंदर क्या करे, ऐसे प्रिंसिपल्स जो भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को एक प्रैक्टिकली, जो गांधी जी का सपना था कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। तो ऐसा अप्रोच जिसको सिद्धांतगत दृष्टिकोण कहा जाता है, जो भारत में गांधी जी के आधारों पे भारत में विकेंद्रीकरण होना चाहिए और पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, ये उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल अप्रोच, ये भारत के अंदर पंचायतों को स्वायत्ता देने की बात करता है। स्वायत्ता मतलब क्या होता है दोस्त, एटोनॉमी, और एटोनॉमी मतलब क्या होता है, आज़ादी, यानी कि उनके ऊपर, पंचायतों के ऊपर दोस्तों कोई इंटरफियर ना हो, कोई बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स का दोस्तों, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का, स्टेट का, वरना दोस्तों पंचायत काम सही से कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो अप्रोच है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। इसका मतलब ये होता है प्रशासन के अंदर ब्यूरोक्रेट, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको इस तरीके से एफिशिएंसी पहुंचाना कि वो अपनी दक्षता के साथ काम कर सके। प्रशासन में दोस्तों स्किलफुल लोगों को लाना और इस तरीके से काम करना ताकि दोस्त मैक्सिमम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। इसके अंदर जो परंपराएं हैं दोस्त उनका विरोध किया जाता है ताकि मॉडर्न इस टाइम पे लोगों की समस्याएं आधुनिक जमाने के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के अप्रोच के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था हमारे पास वो है भारत में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। शहरी और ग्रामीण दोनों पूछा है आपसे, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको दोस्तों ग्रामीण और शहरी दोस्तों दोनों बताना होगा इसके अंदर। तो 73rd और 74th आपको दोनों का जिक्र इसमें करना होगा। फिर पंचायती राज व्यवस्था का थोड़ा सा आपको एक तरह से एलेबोरेट करना है इसमें। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि तो रूरल एरिया में भी वो अर्बन एरिया में भी, तो गाँव में और शहर दोनों में है। तो 73rd और 74th को आपको बताना है और इन दोनों के फीचर्स क्या है ये इस वाले आपको क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया है दोस्त, जो मैंने वीडियो बना दिया है पंचायती राज व्यवस्था पे और शहरी पे, तो दोनों की मैं वीडियो देने वाला हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है बजट का अर्थ बताइए। भारत में बजट के उद्देश्य क्या है, 2 बजट पे ये भी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बजट को परिभाषित करें
और बजट की विशेषताओं और प्रकारों की व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या करें। तो ये भी क्वेश्चन बजट से है हमारा। अगला क्वेश्चन है भारत में बजटिंग के अलग अलग दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अप्रोचेस बताना है आपको बजटिंग के। तो इस तरीके से मेनली जो हमारे पास बजट के 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दोस्तों दिख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बजट से आए हुए हैं। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन का एक बार इंट्रोडक्शन देता हूँ, बजट क्या है और बजट के मेन उद्देश्य क्या है। चलिए दोस्तों स्लाइड्स पे आते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारा बजट है। बजट भारत के अंदर अंग्रेजों के ही टाइम से साल में एक बार पेश किया जाता है, जो ये बताता है कि देश के अंदर कितना पैसा टैक्स के रूप में आया और सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में। दोस्त, भारत का संविधान का आर्टिकल 112 ये कहता है कि देश की सरकार एवरी ईयर, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है वो हर साल देश की आय और व्यय का जो एक लेखा जोखा होता है, यानी कि कितना आय आया सरकार के पास और सरकार कितना व्यय यानी कितना खर्चा करेगी, तो आय और व्यय का लेखा जोखा क्या होता है, बजट कहलाता है। तो इस तरह के दोस्तों बजट भारत के अंदर एवरी ईयर पेश किया जाता है। या फरवरी के मंथ में पेश किया जाता है, 1 फरवरी को पेश कर दिया जाता है दोस्तों, जिसको जनरल बजट कहा जाता है। बजट दोस्तों मैंने 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल बजट और एक होता है रेलवे बजट। क्लियर है दोस्त? रेलवे बजट बेसिकली जनरल बजट से पहले पेश किया जाता है, क्योंकि दोस्त रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, इसलिए रेल का अलग से बजट पेश होता है और जनरल का दोस्तों एक अलग से बजट पेश होने की परंपरा भारत में चलते आ रही थी। मोदी जी ने इसके अंदर आमूल चूल दोस्तों परिवर्तन कर दिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर बजट पेश करने की क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आर्थिक स्थिरता लाना। देखो बेसिकली हम बजट पेश इसलिए ही करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि अगर 100 रुपये का टैक्स आया है तो हम खर्चा 80 रुपये ही करें। ऐसा नहीं है तो उसकी 100 रुपये आया तो हम 120 रुपये खर्चा कर दें, इससे देश घाटे में चला जाएगा। तो आर्थिक स्थिरता, स्टेबिलिटी लाना, आर्थिक वृद्धि करना, तो जितना पैसा आया है उतना ही पैसे में हम बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड कर सके, महंगाई को कम करके ऐसी स्किल्स और ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके जिससे कि दोस्त अलग अलग परियोजना है ना, अलग अलग योजनाएं चला सके, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग दोस्तों वेलफेयर के लिए हम काम कर सके जनता के लिए, जिससे कि देश में अल्टीमेटली लोगों का भला हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों PSE के प्रबंधन के लिए, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्री है मेनली उन सबको रेगुलेट कर सके गवर्नमेंट, इसलिए एक बजट बनाती है। आपको जो जान के एक आश्चर्य होगा, सरकार का जो बजट होता है उसका 50% जो पैसा होता है वो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में ही निकल जाती है। दोस्तों बचेगा फिर 50%, और 50% जो बचा उसमें से ही सरकार को पूरा देश चलाना होता है। मेनली दोस्त जो हम टैक्स देते हैं सरकार का वही इनकम का सोर्स होता है। संपत्ति और आय असमानता को कम करना दोस्त ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है देश के बजट का। आखिर देश का बजट इसलिए पेश किया जाता है जिसमें जो इनइक्वालिटी हम वो कम कर सके। यानी कि मतलब दोस्तों ये है जो रिच यानी दोस्त जो अमीर लोग हैं उनसे हैवी टैक्स ले और जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी के रूप में हेल्प करें, यानी कि उनकी सहायता करें, उनको आर्थिक सहायता दे सब्सिडी देकर। तो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी देकर गरीबों को हेल्प की जाए, इससे कि जो असमानता है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी है वो खत्म हो सके। तो 5th पॉइंट है हमारा वो है दुर्लभ संसाधनों का पुनर्वितरण, यानी दोस्त ऐसे संसाधन जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में आके सिमट गया है। तो सरकार क्या करती है, इन लोगों से इन संसाधनों को लेती है और जो बड़ी संख्या में दोस्त लोग हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि बांटती है। तो सरकार समय समय पे अलग अलग पॉलिसी लेकर आती है, सामाजिक कल्याण के लिए पॉलिसी लेकर आती है, महिलाओं के उत्थान के लिए लेकर आती है, जिससे कि जो संसाधन जो बहुत कम है सरकार उसको फिर से बांट सके, या दोस्तों वो सेम जो एक कम्युनिटी के पास वो इकट्ठी हो रखी है सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों बजट के, हम ये देखते हैं। देखो बजट के जो मेन जो विशेषता है, बजट मेनली दोस्तों प्लानिंग के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि मान लो दोस्तों अगर बजट फरवरी में पेश किया जा रहा है तो दोस्त बजट बनने की स्टार्टिंग अगस्त और सितंबर से ही हो जाती है। अगस्त और सितंबर के दोस्तों मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। और दोस्त इसके बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं उन हेड्स के द्वारा एक रिपोर्ट, यानी कि जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है जिसके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ये फाइनेंस मिनिस्टर को जब रिपोर्ट दे देते हैं तो दोस्त जो देश की जो वित्त मंत्री होती है, आज दोस्त इसमें निर्मला सीतारमण जी, तो उनके द्वारा एक पूरा एक कैसे तो मसूदा तैयार कर लिया जाता है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि कितना दोस्तों टैक्स आने वाला है, और दोस्तों फाइनल कलेक्शन की देखी जाती है और कितना दोस्तों हम खर्च करने वाले हैं। तो जो भी इस प्रोसेस में जो लगा होता है उन सभी को दोस्त एक ही कमरे में बंद किया जाता है ताकि
तो वो सब जब तक बजट पेश ना हो जाए संसद के अंदर वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि दोस्त अगर मान लो कि सरकार किसी चीज़ में टैक्स बढ़ाने वाली है या किसी भी वस्तु पर टैक्स घटाने वाली है, अगर ये चीज़ लीक हो जाए तो सरकार के इन उद्देश्यों को लोग फेल कर देंगे। क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, उन सामानों का जिन पर टैक्स बढ़ने वाला है बजट पेश होने के बाद, तो सरकार के तो इस फैसले के बाद मतलब वो लोग क्या करेंगे, वो पैसा मतलब कि लोग इकट्ठा कर लेंगे अगर लीक होगी सरकार की पॉलिसी, सरकार बजट में क्या करने जा रही है। इसलिए दोस्तों इनको हमेशा एक कमरे में ही बंद रखा जाता है। और दोस्तों सबसे लास्ट में जाके एक हलवा सम्मेलन, यानी कि एक हलवा हलवा मतलब आता ना हलवा, जो हलवा खाते हैं यार, एक हलवा कार्यक्रम किया जाता है। फाइनली जो भी बजट बनाते हैं दोस्त उन सभी को हलवा खिलाया जाता है और इसके बाद बजट को सिंपल पास किया जाता है। ठीक है, तो हलवा सेरेमनी दोस्तों आप कह सकते हो आप, ठीक है, हलवा जो कार्यक्रम होता है उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बजट जो होता है उसमें परफॉर्मेंस को देखकर उसको एवल्यूट करके, यानी जो उसका एवल्यूशन होता है, यानी जो इसमें क्या सही है और क्या गलत है, फाइनली कंट्रोल रखने के लिए बजट का मेन जो पर्पज होता है देश की इकोनॉमी पे कंट्रोल रखना। आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है कि इस समय श्रीलंका की हाल क्या है, बगल में पाकिस्तान की हाल। दोस्तों एक बजट जो होता है इसके अंदर मेनली अगर देखें हम तो ये दो चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मतलब देखो मनी टर्म्स के लिए और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स के लिए। दोनों टर्म में ये प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले अगर मनी जो आ रहा है प्लस हम कितने क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा में हमारे पास मनी आ रहा है, दोनों चीज़ इसमें देखा जाता है। एक जो बजट होता है ये एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए होता है। इसको दोस्तों हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। मान लो जो भारत के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर वो 31 मार्च है। तो 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल से हम हमारा ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। इसमें दोस्तों आपको जो टैक्स पेयर होता है उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटी वाला दोस्त है ना, तो ये सब इसके अंदर फाइल करना होता है दोस्त। इस तरीके से एंड दोस्त ये हो गया हमारा। एंड पर्पस ऑफ बजट इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। देखो सबसे पहले जो मेन जो बजट का पर्पस होता है वो होता है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे। आखिर हम डिफेंस को कितने कितने रुपए देंगे, हम हेल्थ पे कितना पैसा खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना करेंगे, अलग अलग जो हम सोशल वेलफेयर के जो हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं उस पर दोस्त हम कितने पैसे खर्च करने वाले। ठीक है दोस्त, तो ये हमें होता है। तो अलग अलग यानी कि टैक्स वगैरह हैं, जैसे TDS वगैरह हो गया हमारा। हाँ, तो जो TDS होता है वो भरना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है। तो साल के एंड में यानी जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है सब कुछ ये काम निपटाना होता है। बजट कितने टाइप्स के होते हैं दोस्त, बजट के मेनली जो टाइप होते हैं वो दो ही होता है बजट में। देख एक होता है जो जनरल बजट, यानी कि इसको आम बजट कहा जाता है हिंदी में। आम बजट जो पूरे देश के लिए बजट होता है, सेम जो बिल्कुल नॉर्मल जो पूरे देश पे लागू होगा वो सभी के लिए। लेकिन दोस्त आम बजट से एक अलग बजट जो पेश किया जाता रहा है दोस्त वो है हमारा रेलवे बजट। है वो रेलवे बजट। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, दोनों पॉइंट्स आपके सिर्फ एक माइंड में रहे। ठीक है, ऐसे दोस्त बजट को अलग अलग जैसे कि कैपिटल बजट एंड दोस्त कैश बजट, एक्सपेंस बजट, लेबर बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। बजट में दोस्त अगर इन सभी बातों पे ध्यान दिया गया है तो उसके हिसाब से बजट को हम अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज कर देते हैं। अगर सेल्स पे फोकस किया गया तो सेल्स बजट कह देंगे, उसको प्रोडक्शन बजट कह देंगे। लेबर पे किसानों पे दोस्तों दिया है तो फार्मर बजट हो जाएगा, लेबर बजट हो जाएगा। विशेषता भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि अब जो बजट है उसके उस अलग अलग उसके मतलब कि दृष्टिकोण है, अप्रोचेस हैं। तो वो अप्रोचेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला अप्रोच होता है इसका दोस्त इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है कि देश के अंदर जब बजट पेश किया जाए तो ज़्यादातर पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में जो सरकार कार्यक्रम चलाने वाली सोशल वेलफेयर के लिए उसमें दोस्तों बढ़ोतरी की जाए, है ना, बढ़ते हुए चीज़ों को बढ़ाया जाए जिससे कि देश में अल्टीमेटली उन लोगों का उससे एवरी गवर्नमेंट यही चाहेगी कि जो जितने भी जो लोग होते हैं दोस्त बैकवर्ड हैं, है ना, जिनके दोस्त अभी तक रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाई है, चाहे दोस्त वो गरीब हैं, तो सरकार ऐसे बजट लेकर आए जिससे कि दोस्त किसानों का, महिलाओं का, गरीब तबके का, अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का दोस्त इन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जो समाज के बैकवर्ड लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं भी उनको समाज के मुख्य धारा में लेकर आया जाए। सेकंड दोस्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से, तो बजट को जब बनाया जाता है उसमें तो उसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं वो दोस्तों शामिल होते हैं। इसको टोटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब बजट तैयार कर रही होती है तो उसके मन में दोस्त टोटली सिर्फ जनता ही होती है और जनता के उन समस्याओं को देखा जाता है जो वो हर एक साल से जूझ रहे हैं। अगर दोस्त वो कम नहीं हुआ है तो उस पर पहले मेन फोकस किया जाता है।
अगर वो अभी उस पर चल सकता है दोस्त, तो अल्टरनेट ऑप्शन पे ध्यान दिया जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली उन लोगों का भला हो सके जो एक लंबे अरसे से उन चीज़ों को झेलते आ रहे हैं। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोक प्रशासन है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, उनके द्वारा जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है दोस्त, उसको लोक प्रशासन दृष्टिकोण कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशनल दोस्त अप्रोच। रेशनल मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी पॉलिसीज बनती है वह एक बुद्धि के आधार पे बनती है या बौद्धिकता के आधार पे बनती है। अब दोस्तों यहाँ पे बौद्धिकता का जो मतलब है दोस्तों, सिंपल यहाँ पे ये है कि जो भी पॉलिसी बन रही है उसके अंदर सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ये जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिनको बजट प्लस आय और व्यय और टैक्स का दोस्त नॉलेज होता है, तो वही सब मिलके बजट को बना रहे होते हैं। इसलिए हमारा जो बजट होता है वो एक बेहतर बजट बन पाता है, जिसमें दोस्तों घाटे की या कह सकते हो कि उसमें गलतियाँ या कोई ऐसी पॉलिसीज ना बन जाए जिससे कि अल्टीमेटली देश का नुकसान हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है हम अब उसको देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्त, विकासशील देशों में लोक सेवा वितरण के महत्व को संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन डेवलपिंग कंट्रीज में बताना आपको लोक सेवा वितरण के बारे में दोस्तों। विकासशील देशों में तो हम पहले सर्विस की बात करेंगे। देखो जो भी विकासशील देश होते हैं उनमें सर्विस बहुत जरूरी है, तो इसके लिए दोस्तों E.N. ग्लेडन के द्वारा एक बुक लिखी गई है और इस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया कि प्रशासन का अर्थ ही होता है लोगों की चिंता करना या उनकी देखभाल करना, मामलों का प्रबंधन एक सुनिश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। जो भी इश्यूज को दोस्तों मैनेजमेंट के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो हम इसलिए ही काम कर रहे होते हैं ताकि हम अपना एक जो हमने गोल सेट किया है उसको पूरा कर सकें। और दोस्तों बजट या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेन मकसद होता है वो होता है गोल को पूरा कर लेना। इसलिए मेन चीज़ जो है, देश जो विकासशील कंट्रीज हैं उनके उन देशों के अंदर लोक सेवा बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि ऐसे कंट्री में करप्शन ज़्यादा है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, विकासशील देशों के अंदर। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये चाहिए कि अपने देश में जो करप्शंस हैं, जो मतलब दोस्त कैसे जो भ्रष्टाचार है, पहले वो उसको हद तक ख़त्म कर सके, तभी दोस्त एक देश में जो लोक सेवा है यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इफिशियंसी के साथ काम कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विकासशील देशों के अंदर, ठीक है दोस्त। और प्लस सरकारी स्कूलों में दोस्त अपने बच्चों को लोग पढ़ाना तो चाहते नहीं है, लेकिन सरकारी टीचर जरूर बनना चाहते हैं, बस इसलिए कि पढ़ाना ना पड़े, बस बैठे बैठे सैलरी मिल। अब दोस्त पीरियड ले या ना ले सैलरी तो मिल ही जाएगी यार। तो एक मेंटलिटी जो है गवर्नमेंट जॉब के परस्पेक्टिव से वो देश के अंदर जो विकासशील कंट्रीज है उनमें ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोक सेवा है उसमें एक कह सकते हो कि ये बहुत कम देखा जाता है। एक कोई भी से लोक सेवकों के अंदर लोक कल्याण के लिए काम करने का जो रुतबा होता है वो कम होता है। फिर भी दोस्त ऐसा नहीं है कि विकासशील देश में लोक सेवा का महत्व नहीं है, आज भी दोस्तों इसका इतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता था। इसका जो महत्व वो मेनली वो ये है कि दोस्त ये विकासशील देशों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आज इस टाइम भी, क्योंकि दोस्त मेनली हम कहें तो लोक जो प्रशासन होता है वो परिवर्तन का एक अंग होता है और विकास का। अब देश में कोई चीज़ चेंज लाना है तो वो किसके द्वारा लाया जाएगा दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लेके आया जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का ग्रुप जो देश के लिए कानून बनाता है। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, ये भारत की कार्यपालिका है, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, जो सभी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, तो सभी वो अधिकारी हैं स्टेट के, सेंटर के, जो मेनली जनता के लिए कानून बना रहे होते हैं, एक पॉलिसी बना रहे होते हैं, उसी को हम लोक प्रशासन कहते हैं। क्लियर दोस्त यहाँ पे। और किस लिए महत्व है हमारे लिए, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, लोक प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय अखंडता की प्राप्ति के लिए एक शक्तिशाली एजेंसी मतलब दोस्त एक देश में जो इंटीग्रिटी तभी बन पाएगी जहाँ दोस्त उस कंट्री जब ब्यूरोक्रेट सभी लोगों के लिए काम कर पाएगी, ठीक है, अच्छे तरीके से। लोक प्रशासन ने ग्रामीण भारत का चरित्र ही पूरा बदल दिया, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसने पूरे ग्रामीण भारत का करेक्टर ही चेंज कर दिया। आज दोस्त लोक प्रशासन पहले सेंटर में फिर स्टेट में, बट लोकल गवर्नमेंट में कुछ होता ही नहीं था। अब क्या है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी लोक प्रशासन आ गया है, पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था आ गई है, इसलिए काम और बेहतर तरीके से हो पाता है। इसका वजह से नेगेटिव पॉइंट है कि पंचायतों का भी अपनी कुछ कमियां हैं, हम पंचायत वाले क्वेश्चन में देखेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज भी अगर कोई मेल कैंडिडेट है और वहाँ के दोस्तों अगर सीटें अगर रिजर्व है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, तो दोस्त अगर ये फीमेल तो जीत जाती है बट इसके नाम पे सारा काम इसका पति कर रहा होता है। तो मेनली एक जो करप्शन है ग्राम पंचायतों में दोस्त आज ये भी बहुत ज़्यादा है, तो विकासशील कंट्री की सबसे बड़ी कमी यही है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लोक प्रशासन समाज में स्थिरता प्रदान करने वाली एक शक्ति होती है। सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर
जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा एक ऐसे कानून बनाएगी जिससे समाज में यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। क्योंकि अगर उस कानून के बनाए जाने से कई सोसाइटी का कोई एक ऐसा क्लास जो खड़ा हो जाता है, वो आंदोलन करना स्टार्ट कर देता है, तो इससे दोस्तों देश की जो इंटीग्रिटी इस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोक प्रशासन तो सभी धर्मों को एक साथ लेकर एक स्थान पर कार्य करने के लिए दोस्त यानी कि प्रमोट भी करती है और सभी के लिए एक समान कानून बनाने की बात करती है। तो लोक प्रशासन में कोई धर्म या तो जाति देख के कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अब दोस्त नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन देखोगे अगर आप इस पॉइंट में, तो आपको इसमें यह भी कहा गया था कि भारत में जो लोक सेवा वितरण है उसके जो सुधार के क्या क्या पहल हो सकते हैं। तो मेनली दोस्त इसमें सुधार बताना आपको, लोक सेवा के वितरण के अलग अलग जो सुधार है ना, हम जो सुधार कर सकते हैं मेनली क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखो लोक सेवक जो भी है, लोक सेवक मतलब जो जनता के लिए कानून बना रहे हैं, हमें उनको उत्तरदायित्व बनाना होगा, यानी कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, हमें पहले वो डिसाइड करना होगा कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो उन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ये करना पड़ेगा, उनकी मतलब कि कह सकते हो उनकी दायित्व होना चाहिए। अब भाई मान लो कि मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, एग्जाम से पहले तो सिलेबस पूरा करवाना, अब मेरी अकाउंटेबिलिटी है ये। अब उसी वक्त अगर कोई एक लोक सेवक है, कोई कानून बनाने वाला है जो देश के लिए एक IAS ऑफिसर है, मान लो IAS ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस में होता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में इनका मेनली काम क्या होता है यार, सोचो जरा एक बार। जो हमारी जो इनको डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट का ये वेलफेयर कर सके, अल्टीमेटली कल्याण कर सके, खुशहाली ला सके, अलग पॉलिसी बनाकर तो सोशल वेलफेयर कर। तो ये इनकी अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि इनके ज़िले में जिन समस्याओं पे मेन जो फोकस चल रहा है, जनता परेशान है, वो उसको सोल्व करे। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी ये तय हो, अगर जनता वहाँ पे परेशान अभी भी है तो इनको जवाब देना पड़ जाए, ठीक है। और ये जवाबदेही इतनी ज़्यादा हो कि पैसा जनता का हो, ये दोस्तों ये काम रातों रात कर दे, ठीक है। व्यवस्था आज दोस्तों क्या, अगर आप SDM ऑफिस जाओगे, आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाओगे, आपसे तो तू तड़ाक में पहले तो बात किया जाएगा, चलो वो क्या है, चल पीछे लग, चल साइड लाइन में आ जल्दी, इस तरीके से बोला जाएगा। दोस्तों आज पुलिस के भी देख लो आप, आज किसी रोड पे पुलिस खड़ी है तो हम दूसरे रोड से निकल जाएंगे, नहीं भाई यहाँ तो पुलिस खड़ी है यार, हम वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस की आज इमेज भी कुछ ऐसे बन गई है कि एक लोक सेवक ना होकर दोस्त आज लोक भक्षक हो गई है। तो कुछ ही एरिया में ऐसे, मतलब कुछ पुलिस आपको देखोगे यार, बट आज भी ऐसे कई पुलिस वाले हैं यार जो जी जान से अपना काम करते हैं, अलग इमेज बन गई है ना। सम्मान दोस्तों हम भारत के आर्मी को देते हैं, इतने हम दोस्त अपने जवानों को देते हैं, उतना दोस्त पुलिस को नहीं मिल पाता। तो इसका भी एक रीज़न है दोस्त, आप समझ सकते हो जो मैं आप कहना क्या चाह रहा हूँ। पुलिस ने अपनी एक अलग ही इमेज बना रखी है, तू तड़क वाली, गरीबों को सताना, रेडी पटरी वाले लोगों को दोस्तों हटाना, तो उनका एक अलग इमेज बन गया है। धमका देते दोस्तों, पैसे लेना, कहीं घर बन रहा वहाँ पहुँच जाना, तो उनका एक अलग तरीका है भाई। व्यवस्था के अंतर्गत गतिशील शक्ति का लोक सेवा पे प्रभाव होना, देखो जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम में जितने भी जनता ही है, पब्लिक है, तो जनता का लोक सेवकों पे प्रभाव पड़ना चाहिए। अब ये कब होगा दोस्त, जो देखो मान लो कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया था, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को डायरेक्टली देखते हो दोस्त, कभी कभार पॉलिटिकल पार्टी भी जनता दरबार करती है, जनता को बुलाती है, उनकी समस्याओं को सुनती है। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ये काम होता है कि मेनली जनता की समस्याओं को सुन के उसको सोल्व करना। उचित वित्तीय प्रबंधन भी भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता करते हैं। मेनली दोस्त मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो विकासशील कंट्रीज उनमें जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है करप्शन की। तो करप्शन कम करके हम इनकी अकाउंटेबिलिटी को ठीक कर सकते हो, एक बेटर कह सकते हो कि फाइनेंशियल जो हमारा मैनेजमेंट है वो ठीक हो सकता है। नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रणाली विकसित करना। अब दोस्तों ये प्रणाली क्या होगी, ये डिसाइड करेगा उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी दोस्तों एक IAS ऑफिसर। और इसलिए दोस्त ये मेन सुधार है जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होना चाहिए। एंड दोस्त निर्धनों को सेवा प्रदान करने के लिए, यानी जो गरीब लोग हैं उनको आपस में एकीकृत अपनाने की आवश्यकता है कि एक ऐसी पॉलिसी लाकर जैसे कि उन गरीबों को भला किया जा सके जो संसाधनों से, रिसोर्स से दोस्त अभी तक वंचित हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, विकास के लिए सदैव उत्साह की भावना होनी चाहिए, यानी कि जो भी दोस्त लोक प्रशासक हैं वो कभी भी, जैसे ये क्या होता है कि दोस्त नौकरी लगने से पहले तो उनमें बहुत जज्बा होता है, जुनून होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, बट जब वो बन जाते हैं तो पता नहीं दोस्त ये सारी भाषाएं उनकी जो ये सारी बोलियाँ थी पता नहीं दोस्त कहाँ पे घुस जाती है। क्यों? क्योंकि भाई बनने के बाद वो इतने ढीले हो जाते हैं कि दोस्त लगता है कि बस सरकारी नौकरी लग गया, जिंदगी लाइफ सेट हो गई है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको काम करने के लिए हमेशा से उत्सुक रहना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा हो गया भाई। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में दोस्तों आपको बताना है।
इस आलोचनात्मक को व्याख्या करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखो दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ही ये है कि आप ऐसे अधिकारी से या ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन से उसकी इन्फॉर्मेशन दोस्त या अपने लिए आप जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो सूचना मांग सकते हैं। 2004 के अंदर इसको दोस्तों पटल पे लाया गया, यानी कि हाउस में इसको रखा गया, और 23 दिसंबर 2004 को दोस्त एक नया सूचना का अधिकार विधेयक संसद में जब प्रस्तुत कर दिया गया 23 दिसंबर 2004 को, और उसके बाद 11 मई 2005 को दोस्त लोकसभा ने इसको पास कर दिया, और फाइनली दोस्त भारत सरकार ने 21 जून 2005 को राजपत्र में राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्त, इसको अपने यानी कि गवर्नमेंट ने अपने इसको मान लिया। यानी दोस्त कह सकते हो कि आप 11 मई 2005 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था, जब ये अप्रूव्ड हो गया लोकसभा के द्वारा। इसके बाद दोस्तों पूरे भारतवर्ष के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके परिणाम क्या हुआ, हम पर ये समझ, देखो राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिणाम देखते हैं। देखो हमें किसी पॉलिटिकल पार्टीज से कोई, दोस्तों आपको पता होना चाहिए यार कि आज तक इन पॉलिटिकल पार्टीज ने राइट टू इन्फॉर्मेशन में, यानी कि दोस्तों आरटीआई के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं रखा है आज तक। पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंदर में दोस्त नहीं आती है। बट अगर कोई ऐसे कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मान लो पॉलिटिकल पार्टी को दोस्तों आपको चंदा पूछना है, तो आप चंदा है ना रिलेटेड बात आप आरटीआई के तहत तो नहीं पूछ सकते, बाकी दोस्तों चीज़ें आप पूछ सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप दोस्त आरटीआई से आप किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट जानना चाहते हो, तो किसी भी आप कंपनीज के ऊपर आरटीआई फाइल कर सकते हो। तो तमाम ऐसी जानकारी जो आप पब्लिक सेक्टर में किसी एक कंपनी से चाहते हो या इंस्टीट्यूशन चाहते हो या सरकारी अधिकारी या सरकारी संरचना से चाहते हो दोस्त, तो वो आपको दिया जाएगा। तो ये राजनीतिक है यहाँ पे, ठीक है, राजनीति में, पॉलिटिक्स में या प्रशासन में, ठीक है, लोक प्रशासन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मान लो दोस्तों आप कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि गवर्नमेंट या जो कॉलेज का जो भी प्रशासन है जो आपको देने से मना कर रहा है, तो फिर सिंपल जाइए आरटीआई फाइल कीजिए, ऑनलाइन फाइल हो जाती है और कॉलेज आपको वो इन्फॉर्मेशन जल्द प्रोवाइड कर देगा। फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम, देखो जब आरटीआई पास किया गया तो लोगों के अंदर एक अलग से जागरूकता आ गई। अभी तक लोग सवाल पूछने से डरते थे, उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। अब लोगों को तो उससे कानूनी अधिकार मिल गया ये कि वो अपने आर्थिक, जैसे मान लो कि कोई भी किसी दुकान में जा रहे हैं वो, और दुकान के में जाने से कोई भी वो सामान ले रहे हैं, या दोस्त मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट से कोई भी चीज़ पूछने का या मार्केट में कोई गड़बड़ी हो रही है दोस्त, उसको बताने का दोस्त लोगों को पूरा अधिकार होता है। तो इस पे आर्थिक और सामाजिक परिणाम मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया, तो लोगों में से जागरूकता बढ़ी है। और आज जब दोस्तों इसको कानूनी रूप से लीगल मान लिया गया कि आरटीआई दोस्तों एक लीगल है और लोगों को पूछने का अधिकार है दोस्त, तो इस तरीके से इसका कानूनी जो महत्व है वो भी बढ़ गया। तो सूचना का अधिकार के 3 परिणाम निकलकर यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, लोकपाल क्या है, भारत में दोस्तों लोकपाल की भूमिका क्या है, हमें ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। लोकपाल में मेनली दोस्तों हमें लोकपाल के बारे में बताना है। देखो दोस्तों लोकपाल भारत के अंदर मेनली, हम पहले इसके एक डेफिनेशन समझते हैं। देखो एक बिल प्रोवाइड किया गया था, पास किया गया, हमने इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना करी गई, एक बिल यानी कानून बना, और इस दोस्तों कानून का नाम ही था मेनली लोकपाल। जब दोस्तों आपने अन्ना हजारे आंदोलन का नाम सुना हो जिससे केजरीवाल जी निकल कर आए हैं, तो अन्ना हजारे का दोस्त आंदोलन ही इसलिए हुआ था ताकि जो करप्शन के खिलाफ है ना, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में हुआ था। तो मेनली भारत के अंदर दोस्त एक ऐसी बॉडी है जिसका नाम है लोकपाल। लोकपाल एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा दोस्त मान लो एक इंसान है, और इस इंसान को दोस्तों पूरी पावर दे दी गई है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसके अगेंस्ट में ये लोकपाल क्या करेगा है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको सजा देगा। तो लोकपाल केंद्र सरकार में होता है, तो मान लो दोस्तों मोदी सरकार के जो अंडर में आएगा वो लोकपाल होगा, और जो एक लोकायुक्त होता है ये सभी राज्यों के स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है, राज्य सरकार के अंडर में आता है लोकायुक्त, और लोकपाल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये क्या करते हैं, ये पूछताछ करते हैं अगर किसी पे एलिगेशन लगाओ, किसी पे आरोप लगाओ करप्शन के, मेनली दोस्तों पब्लिक फंक्शंस में, तो इनका दोस्त मेनली होता है कि जो करप्शन के मामले हैं उसको जांच करना और उस पर सुनवाई जल्द करके मामले को ठीक करना। क्लियर दोस्तों, मेन हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिटीजन चार्टर क्या है, भारत में नागरिक समाज को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको सिटीजन चार्टर के बारे में बताना दो। सिटीजन दोस्तों जो चार्टर है आपको दोस्त पता होना चाहिए 1991 के अंदर
भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था और एलपीजी का सिस्टम अपनाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत ने अपने दरवाजे दुनिया भर के देश के लिए खोल दिए थे, ये भारत में आके आप व्यापार कर सकते हो। लेकिन दोस्त इस टाइम भारत की जो पब्लिक जो सेक्टर है उसकी जो क्वालिटी है दोस्त, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी थी हमें। तो इसलिए जो नागरिक चार्टर है इसको इसलिए पास किया गया था, मेनली दोस्त 1991 के आसपास ये पास किया गया, और दोस्त अलग अलग तरीके से अमेंडमेंट किए गए थे, इसलिए ताकि जो सेवा है, जो सर्विस सेक्टर, उसको बेहतर बनाया जा सके। जनता के प्रति दोस्त अधिकारियों का जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जनता की बातों को सुने लोग, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, यानी कि जो सरकारी अधिकारी हैं। सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टि हो, यानी कि जो सेवा प्रदान कर रहे हैं लोग उससे संतुष्ट हो। बढ़ी हुई पारदर्शिता, जो सोसाइटी में लोगों के बीच में गवर्नमेंट के जो काम है, जो पॉलिसी, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी आ सके, पारदर्शिता आ सके कि काम सही से हो रहा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जो आगे चल के दोस्तों शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। यानी कि जब ये पॉलिसी बने तो उसमें कम से कम दोस्तों ये हो कि जनता को भूले ना सरकार, है ना। यानी जनता की ज़रूरतों को देख के, या दोस्त हो तो जनता की या ज़रूरतों को जानने के लिए सर्वे करवा लिया जाए, ऑनलाइन वोटिंग करवा लिया जाए, है ना। तो इस तरीके से जनता का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी बनाने में। लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की बेहतर एक जवाबदेही होनी है, चाहे कोई भी पॉलिसी वो बनाते हैं, और यह नागरिकों के कर्तव्य पर दोस्तों प्रकाश डालता है, और जो शिकायतों के मामले में किसके पास संपर्क करना है हमें ये बताता है। कौन? नागरिक चार्टर के मेन दोस्तों ये लाभ है। तो ये चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखने, बाकी दोस्तों आप बना के लिख दोगे, इतनी दोस्तों आपको मुझे पता है, आप बनाने में बड़े माहिर। तो इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ से सारे इसका आंसर देख सकते हो। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पे, इसके बाद मैंने इसमें पॉइंट्स भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है सिटीजन चार्टर के, आप इन पॉइंट्स को भी देख सकते हो दोस्त। ये सारे पॉइंट्स ये रहे, स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस, इंटीग्रेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉर दोस्तों रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट। तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आप इसको बना देंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिखा देता हूँ मैं। तो सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, मानदंड एक यानी कि फिक्स कर देना, एक क्राइटेरिया, और जितने भी वैल्यू फॉर जो टैक्स पेयर्स होते हैं दोस्त, यानी कि वो एक वैल्यू देने आप देश के अंदर लोगों को जागरूक करना टैक्स पे करने के लिए। देश का एक देशभक्ति की भूमिका निभाने में दोस्त एक टैक्स पेयर का भी एक नाम आता है यार। हमें टैक्स को चुराना नहीं चाहिए। नियम या प्रक्रिया जो भी योजनाएं बनती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र की दोस्तों जो मेन समस्या थी वो ये थी कि लोगों में जागरूकता का अभाव था। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर दोस्तों कोई भी चार्टर, या चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब दोस्तों एक कानून या एक नियम कह सकते हो, ठीक है। क्लियर है? चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम अब उसकी बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है वो देखते हैं। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या क्या अर्थ है, यानी कि दोस्तों आपको ई गवर्नेंस के बारे में बताना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो दोस्तों पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हम ई गवर्नेंस की हम बात करते हैं। ये हमारे पास ई गवर्नेंस का, देखिए दोस्तों ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, पहले आइए हम पहले ये समझ जाते हैं। देखिए दोस्त, ई गवर्नमेंट जो होती है इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में एक ऐसा संबंध स्थापित करना, एक ऐसा रिलेशनशिप स्थापित करना जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो गवर्नमेंट के काम है उसको हम कम्युनिकेशन के द्वारा, मतलब कि इंटरनेट से जोड़ सकें। इससे जोड़ सके, गवर्नमेंट को एक इंटरनेट के थ्रू जोड़कर इंफॉर्मेशन जनता तक डायरेक्टली प्रोवाइड कर सके, और जनता के भलाई के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उस मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, है ना, ताकि जो भी ऑप्टिमाइज कर सके सर्विस सेक्टर को। और दोस्त आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा जिस काम को करने में सरकार को बहुत टाइम लगने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त? एक अच्छा मतलब कि सेवा उपलब्ध करवाना हमारे देश की जनता को। दोस्त एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि जनता के प्रति एक्सेसिबल हो, यानी दोस्त अकाउंटेबिलिटी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जनता के प्रति सरकार का एक जवाबदेही हो, सरकार को जवाब देना पड़े अगर काम सही से ना हो तो। एंड दोस्त फैसिलिटेट सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, यानी जो पूरी फैसिलिटी है वो सब कुछ मिलना चाहिए दोस्त, जहाँ पे कह सकते हो कि आप हर वो सुविधा जो जनता के हित में है ना, नेशनल इंटरेस्ट में है दोस्त, सभी सूचनाएं प्रदान करने के लिए दोस्त सरकार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सरकार की। एंड गवर्नमेंट के जितने जो रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली यूज़ हो रहा हो, है ना। अगर इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा दोस्त तो वो उन रिसोर्सेस का क्या फ़ायदा जो सरकार के पास रख के सड़ रहे हो अभी तक। तो सभी संसाधनों का सुचारू रूप से यूज़ होना, इस्तेमाल होना। एंड दोस्त सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट उन स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सके जो किसी काम के नहीं है, तो उन खर्चों को जनता के कल्याण पे यूज किया जा सकता है। मेनली दोस्त ऑनलाइन सर्विस को प्रमोट करना,
और सिटीजन के उसके बीच में जो जनता के और जो सरकार के बीच में जो प्रोसेस है उसमें जनता को भी इन्वॉल्व करना। मेनली दोस्त ये है हमारा ई गवर्नेंस के मेन दोस्तों उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव। हम बात करते हैं भारत में सामाजिक कल्याण के लिए अलग अलग उपागम हैं, वो कौन से अलग अलग उपागम जो है सोशल वेलफेयर के। तो पहला सुधारात्मक, जो चीज़ों में सुधार की बात करता है। जैसे मान लो कोई ऐसा परंपरा चल रहा है, कोई दोस्त कस्टम चला रहा है और वो कस्टम हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है ना। मान लो दोस्त कोई 4 साल पुरानी या 400 साल 500 साल पुरानी प्रथा है। मान लो अगर आज दोस्त इस टाइम पे कोई सती प्रथा होती तो सोचो तो कैसा होता है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही आज भी ऐसे कुछ खूब दोस्त कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर, जो अलग किसी रिलीजन्स में हो सकती है या किसी कम्युनिटी में हो सकती है। तो उसमें सुधार के दोस्तों ये बात करता है ताकि समाज में अल्टीमेटली वो सब वेलफेयर हो सके। जैसे कि दोस्तों आज फेमिनिज्म है, महिलाओं और पुरुषों में एकता होना चाहिए और समानता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, तो ये सुधार की बात करता है, इंफॉर्मेटिव अप्रोच। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण। समाज में एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से सुरक्षा देने की बात करने वाला सुरक्षात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को सुरक्षा देना, या दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जनता को नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा देना, यानी प्राकृतिक जो आपदाएं आ जाते हैं उनसे सुरक्षा करना, एक देश को दूसरे बाहरी आक्रमण से अटैक से उनके दोस्तों प्रोटेक्ट करना। तो ये सभी चीज़ एक देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, एक देश के अंदर जो भी जो सोशल वेलफेयर हो रहा है वो प्रजातांत्रिक तरीके से हो, यानी कि जनता की इच्छा से सरकार काम करे और उसका इम्पैक्ट जनता पे पड़ना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट। सामुदायिक दृष्टिकोण, जब दोस्तों कोई भी काम एक विशेष कम्युनिटी के लिए किया जाता है, एक विशेष समुदाय के लिए किया जाता है, तो उसका सामुदायिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इस तरह के ये कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण के काम आते हैं। जैसे लोगों के लिए हेल्थ पे काम करना दोस्त है ना, एंड एजुकेशन पे, लोगों की शिक्षा पे, लोग स्वास्थ्य पे, लोगों की सुरक्षा पे काम करना। तो मेनली रोजगार पे, एग्रीकल्चर पे, तो उन चीज़ों पे काम करना तो अल्टीमेटली लोगों का उसमें भला हो सके, है ना। चाहे दोस्तों वो फिजिकल हो या एजुकेशन हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या इकोनॉमिक नीड्स हो, इन सभी चीज़ों पे दोस्तों बात करना, इन पे पॉलिसीज बनाना जो कि देश के दोस्त लोगों के लिए नेसेसरी है, जिससे कि सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं दोस्तों अल्टीमेटली उनका विकास हो सके। दोस्तों यहाँ पे सीरी टेलर के द्वारा एक बात कही गई है। दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक इंजीनियर ने प्रशासन की तुलना एक मशीन से की है। व्यक्ति प्रशासन में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तो उसे निकाल देना चाहिए। इसके द्वारा दोस्तों क्या कहा गया है, कि टेलर के द्वारा किया गया। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो टेलर ने कहा कि अगर कोई भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा दोस्तों, अगर कोई भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हो यार, मान लो उस कंपनी में अगर आप काम सही से नहीं कर रहे हो या टाइम पे नहीं जाके आप लेट जा रहे हो, आप दोस्त प्रोजेक्ट को टाइम पे ना दे रहे हो, है ना, आपको जो टारगेट दिया आप वो पूरा नहीं कर रहे हो, तो कंपनी का मालिक क्या करेगा, आपको अपनी जेब से थोड़ी आपको सैलरी देगा दोस्तों, आपको निकाल के फेंक देगा वो। तो सेम यही कहानी यहाँ पे भी है। तो अब बात यहाँ पे आती है मेजर फंक्शंस ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर फंक्शंस बताना है, ये रहा। सामाजिक कल्याण क्या है, भारत में समाज कल्याण के प्रशासन की व्याख्या कीजिए, ये दोस्तों हमारा हो गया। तो इसमें आपको बताना है अलग अलग जो फंक्शंस हैं, यानी मेन जो काम है हमें ये बताना है सोशल वेलफेयर का। देखो सबसे पहले महिलाओं के कल्याण की बात करता है, चाइल्ड वेलफेयर की बात करता है, यानी कि दोस्त बच्चे का भी भला हो, एंड महिलाओं का तो सशक्तिकरण सबसे पहले है, क्योंकि जो महिला और पुरुष में समानता है, जो पुरुष समाज हमारा चला आ रहा है जिसमें महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है ना, पितृसत्तात्मक समाज, उसको ख़त्म करने की बात की जाती है। राष्ट्रीय बाल नीति, जिसमें दोस्तों जितने भी हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके लिए पॉलिसी बनाना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय बाल नीति बनाना। और वृद्धों के लिए कल्याण की आवश्यकता है, यानी दोस्तों जैसे कि पेंशन की योजना सुनोगे आप, तो ये वेलफेयर में ही आता है ना, सामाजिक कल्याण के कार्यों में ही आता है। बुजुर्गों को पेंशन प्रोवाइड करना, पेंशन देना, ठीक है दोस्तों, पेंशन की व्यवस्था होगी। और हेल्प पे जो इंडिया दोस्तों आप देखोगे तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोगों को हेल्प दी जाती है। तो सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसी होती है भारत में, ये एवरी ईयर बनती है और बजट में इसको शामिल भी किया जाता है। अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कौन सा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून क्या है, इस कानून के कार्यान्वयन का विवेचन कीजिए। देखो आपको दोस्तों मनरेगा के बारे में बताना है सिंपल, तो आखिर मनरेगा क्या है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मनरेगा 25 अगस्त 2005 को इम्प्लीमेंट हुआ। गांव के अंदर जो भी एक 18 प्लस है, एक गांव के अंदर कोई एक घर से एक बंदा कोई 18 प्लस है,
तो दोस्त सरकार बेरोजगारी की वजह से ये योजना लेकर आई थी, और जिसमें 18+ जो होगा एक गांव से और एक घर से, उस बंदे को एक लगभग दोस्तों कह सकते हो कि 100 दिन के लिए सरकार काम देगी, और उसको 120 रुपये दोस्तों पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। तो इस तरीके दोस्त ये 2009 में जाके इसका नाम चेंज किया गया। 2005 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था तो दोस्त इसके अंदर इसका नाम सिर्फ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। अब 2009 के अंदर 2 अक्टूबर को दोस्त जब गांधी जयंती होती है उस दिन इसके साथ महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया जाएगा, और इस तरीके से इसका नाम पूरा मनरेगा हो गया। क्लियर दोस्त। तो मेनली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है हमारा शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात। राइट टू एजुकेशन दोस्त कब पारित किया गया, कब पेश किया गया, पहले हम ये समझते हैं। 1986 में भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार दोस्तों पेश किया गया था, और अभी तक जो हम शिक्षा ले रहे हैं भारत के अंदर तो 1986 के तहत ही हम ले रहे हैं। इसमें दोस्तों कभी कभार जैसे कि 1992 में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। 2001 में दोस्तों भारत के अंदर सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा की गई, जिसके तहत भारत में दोस्तों 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को दोस्तों मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसी बीच दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1995 के अंदर भारत के अंदर बच्चों का स्कूल में एक बढ़ोतरी हो, बच्चे स्कूल में आए, वो भागे ना दोस्तों स्कूल से। तो मिड डे मील की शुरुआत की गई थी दोस्त, ताकि बच्चों को मिड डे मील मिल सके, दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन मिल सके। भारत का दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल 21 का है, जो 21 दोस्त ए कह सकते हो आप, जो है वो राइट टू एजुकेशन से ही रिलेटेड है। भारत में दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोर शोर से निकल रखा है इस टाइम, और मोदी जी ने दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी दोस्त लेकर आ गए हैं, और इस नए एजुकेशन पॉलिसी में 2022 से ये इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो गया है एजुकेशन सेक्टर में। जैसे कि CBSE ने भी दोस्त लागू किया है, और इसमें कॉलेज लेवल भी दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट करने की बात तब हो चुकी है सेंट्रल लेवल पर। जैसे कि आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो CUET है, ठीक है, ये दोस्तों जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है दोस्तों, ये सभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। और दोस्तों अभी इसके तहत जो एकेडमिक स्कूल्स हैं हमारे, तो उसमें 12th के मार्क्स के दोस्तों वेटेज सब खत्म कर दी गई है। 12th के मार्क्स पे वेटेज पे ना हो गई अब एडमिशन, प्लस अब एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होगा। इस तरीके से आपको स्कूल्स वगैरह के अंदर बच्चों को मार्क्स पे ना फोकस करके अब उनके स्किल्स पे और उनके दोस्त कह सकते हो कि ओवरऑल उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, ये सारी बात मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझ में पॉइंट्स आ जाएंगे। तो 1986 का दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी हमारा है, उसके तहत ही कार्यक्रम चल रहे थे भारत में। 1986 के बाद दोस्तों 1992 में 1986 की जो पॉलिसी थी, इसके अंदर थोड़ा दोस्तों चेंज किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान इंप्लीमेंट किया गया, मध्याह्न भोजन इंप्लीमेंट किया गया, तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों अधिनियम टाइम दोस्तों ये इंप्लीमेंट हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में शिक्षा का अधिकार दोस्तों हमारे पास हो गई है। भारत में खाद्य सुरक्षा के अधिकार क्या है ना, खाद्य सुरक्षा के लिए, यानी दोस्तों खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी के क्या है, देखो राइट टू फूड सिक्योरिटी है ना, खाद्य सुरक्षा। इस योजना का दोस्तों देश के लगभग 67% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। सरकार दोस्तों प्राइमरी यानी कि दोस्तों कह सकते हो कि प्राथमिक श्रेणी के वाले जो व्यक्ति हैं 7 किलो दोस्तों चावल और गेहूं उनको मुफ्त पे देती है। दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों आपको राशन मिलता होगा, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है ना, तो चीनी भी मिलता है। अभी तो दोस्तों कोविड के बाद से लगभग 6 महीने का दोस्तों राशन फ्री में बांटा गया, ताकि कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम हो, लोग अपना दोस्त पेट तो भर सकें। और दोस्तों गांव में लगभग 75% ऐसी आबादी है जो इसका फ़ायदा उठा पा रही है, ठीक है। इसको खाद्य सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। तो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये दोस्तों इस नाम से एक कानून पास किया गया था कब, 2013 के अंदर। तो लोगों को कम दाम पर दोस्तों अनाज प्रदान करने का जो प्रावधान किया गया था। दोस्तों आप गाँव वगैरह में रहते हो तो आप सस्ते दाम पर भी दोस्त जो पर्याप्त मात्रा में अच्छे खाद्यान्न भारत से आप ले सकते हो। यार दोस्त भारत सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है दोस्त कि अभियान में जितने भी राज्य हैं वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें तो असम हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दोस्तों सभी स्टेट को इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो ये वो राज्य है जहाँ पे अभी भी दोस्त कई गरीब लोग हैं, यानी कि तो गरीबी रेखा से जो कम लोग हैं दोस्त, तो गरीबी रेखा से भी जो मतलब कि नीचे हैं, उनको आज दोस्तों आर्थिक तरीके से अनाजों से हेल्प दी जाती है। तो इस तरीके से खाद्य सब्सिडी योजना के तहत और मेनली दोस्तों राशन कार्ड के द्वारा भी वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, आपको ब्रीफली में दोस्तों समझा दिया है। अब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है अब दोस्त उनकी मैं डीपली वीडियो भी लेकर आऊँगा ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अभी आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस दिखाए हैं
आपको सिर्फ इन क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इन क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और इस क्वेश्चन के बाद फिर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन के दोस्तों सॉल्यूशंस की डीपली नोट्स भी आ चुके हैं दोस्त, आप सिंपल नोट्स भी ले सकते हो। नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कीजिए दोस्त, तो वहाँ पे जाके नोट्स को ले लीजिए दोस्त। मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी बुक मार्केट में जाओगे आपको बुक्स परचेज करना पड़ेगा, आप 10 ईयर परचेज करोगे दोस्त, इससे बढ़िया आप नोट्स को ले लीजिए, जिसकी दोस्तों प्राइस 99 रुपीज़ है। इसी नोट्स में से सारे पेपर आपके आने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको नोट्स में ईजिली मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम। आई होप दोस्त आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। मैं इतना दोस्त कह सकता हूं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ गए हो तो क्वेश्चन दोस्त इतने ईजी हैं कि आप उनको बना के भी लिख सकते हो और इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने नोट्स में दे दिए हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, आप कोई और रेफरेंस बुक लोगे इससे अच्छा है दोस्तों आप नोट्स लीजिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़िए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए। दोस्त एचएल वाले क्या करते हैं, अगर आप कोविड से पहले के टाइम पे देखोगे बच्चों को बैक दे दिया करते थे ताकि स्टूडेंट्स फिर से री एग्जामिनेशन फीस पे करें, उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाए। मैं नहीं चाहता दोस्त एसएल का कोई भी स्टूडेंट चाहे डीयू रेगुलर में हो, आप एनसीवी में हो, कि कोई फेल हो। आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है दोस्त। मेरी वीडियोस आप सभी के लिए इनफ है, मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये वीडियोस आप सबके लिए दोस्त, नोट्स आप सबके लिए ही है। वीडियो देखिए और नोट्स दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह दोस्तों मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।